जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती की जो परीक्षा है वह 14 मई के दिन होने वाला है और यह 14 मई का डेट काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। और आज हुआ आपका 13 मई और 13 मई कुछ घंटे बाद यानी कि 14 मई संडे के दिन आप सभी से जो बिहार पुलिस मद्य निषेध 689 पदों के लिए फॉर्म डाला गया था इसके लिए एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और इस एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट सफल हो पाएंगे जिनका तैयारी स्ट्रांग होगा। तो आप सभी के सफलता के लिए आज के इस हम लोग महा मैराथन क्लास में 250 यानी कि 200 प्लस क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। यह सेशन आपको लाइव मोड में चलने वाला है और अधिक से अधिक प्रश्नों को इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे। आप सभी के लिए हमने इस सेशन में हैंड से लिखे एक एक प्रश्न यानी कि जितने भी प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनने वाले थे उस प्रश्नों के हमने यानी कि अपने हाथों से पेपर पे लिखा है और हैंड नोट्स से लिखे हुए प्रश्नों को आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो आप सभी लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन बिहार पुलिस हो या बिहार पुलिस मद्य निषेध जब भी इस पे अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब दे दे और आप आसानी से उस वीडियो से प्रॉफिट ले सके। तो चलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कीजिए और अंत समय परीक्षा से कुछ घंटा पहले का जो समय आपके पास मिलता है आप सभी लोग रिवीजन सेशन के साथ जुड़िए, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए जिससे आपको हर एक प्रश्न आपके माइंड में यानी कि पुनः क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप सभी से उम्मीद करते हैं कि सेशन को शेयर कर दिए होंगे और इस सेशन के सारे प्रश्न आपके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंट है और सभी लोग आप अंत तक इस सेशन के साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट में सभी लोग अपना अपना जवाब दीजिएगा यानी कि जितने नंबर का जो प्रश्न का जवाब रहेगा आप सभी लिख करके कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हर एक स्टडी ग्रुप में आपने सेशन को यानी कि शेयर कर दिया होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के लाइव सेशन को शुरू करते हैं और देखिए आप सभी से पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। आप सभी रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों का गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से भी। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न साफ दिख रहा होगा। अगर प्रश्न साफ न दिखे तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने आपसे बोला था कि हैंड से लिखे नोट्स को मैंने बनाया है एक एक प्रश्न आपके लिए। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए इस प्रश्न के जवाब पे और याद रखिए इस प्रश्न को बहुत सारे लोग अच्छे जवाब दे रहे हैं और बहुत सारे का जवाब ऑप्शन सी आ रहा है और हाइड्रोजन को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए हाइड्रोजन से संबंधित कुछ बातों को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन को आवारा तत्वों का भी संज्ञा दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। देखिए 2 नंबर आप सभी का प्रश्न है, जल्दी से 2 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग लाइव चैट में कि एंगस्ट्रॉम इकाई किसका है। देखिए बहुत सारे लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। ऑप्शन नंबर किसी का ए किसी का सी। तो ध्यान दीजिएगा एंगस्ट्रॉम जो इकाई होता है ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य की इकाई होता है। ठीक है ना, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है,
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग लाइव चैट में बताइए। तो अगर बात किया जाए प्रकाश वर्ष की तो ध्यान रखिएगा 3 नंबर का सही जवाब बहुत लोगों का आना शुरू हो गया है। यह दूरी का सबसे बड़ा ये मात्रक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, आवृत्ति को मापा जाता है। देखिए आवृत्ति को किस में मापा जाता है आप सभी को बताना है। मैंने आपके लिए ऑप्शन भी ला करके रखा है, 4 ऑप्शन भी आप सभी के लिए दिया है। और आवृत्ति को जो मापने का काम किया जाता है हर्ट्ज में मापने का काम किया जाता है। बहुत अच्छा आपका जवाब आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही जवाब देते रहिए, आंसर देते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं, यानी कि घड़ी में जो प्रयोग होता है कार्टज क्रिस्टल किसका बना होता है आप सभी को बताना है। देखिए इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों का जवाब आ भी गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है 6 नंबर, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। देखिए हर्ट्ज में जो मापने का काम किया जाता है ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति को मापने का काम किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आप सभी के लिए 7 नंबर, विद्युत शक्ति की इकाई बताना है। देखिए विद्युत शक्ति की इकाई, इतना इजी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और देखिए इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो वाट का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो बहुत लोगों का जवाब आ भी गया है। और ध्यान रखिएगा विद्युत शक्ति का अगर फार्मूला पूछ लिया जाए तो कार्य बटा समय आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि P बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, नीचे क्या हो जाएगा समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है 8 नंबर, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। देखिए आप सभी के लिए कितना मेहनत किए हुए हैं, हैंड से प्रश्न को लिखे हुए हैं। आप लोग लाइक करने में काहे कंजूसी करते हैं महाराज, लाइक कर दीजिए जल्दी से, यानी कि अभी तक सेशन को नहीं किए हैं तो। ठीक है ना, अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए लाइक करके। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए प्रश्न के लिए कितना अच्छा लेवल में मैंने प्रश्न को सेट किया है। चलिए तो 8 नंबर प्रश्न के लिए बहुत लोगों का आंसर आ भी गया है, ऑप्शन नंबर सी का नाम ध्यान रखिएगा, 78 यानी कि एवोगाड्रो यानी कि एंगस्ट्रम से क्या हो जाएगा 8200 एंगस्ट्रम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। देखिए किस परास में दिखता है 9 नंबर प्रश्न के लिए जल्दी से आप सभी आंसर बताइए। तो चलिए अगर बात किया जाए 9 नंबर प्रश्न के लिए आपका, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 10 नंबर, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए अगर आर्द्रता का बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा बहुत लोगों का आंसर आना भी शुरू हो गया है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अगर बात किया जाए हाइड्रोमीटर का, अगर हाइड्रोमीटर का बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के लिए तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर आप सभी से, दाब की इकाई क्या है। देखिए दाब की इकाई क्या है तो आप सभी लोग जानते हैं पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और 11 नंबर के लिए अगर हम लोग देखें पास्कल ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ए को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बहुत लोगों का आंसर भी आ गया है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपका, दाब का मात्रक क्या है। सेम प्रश्न, देखिए सेम प्रश्न आपके लिए, जल्दी से बताइए। तो बहुत लोग बता भी दिए, इसमें अब वर्ग मीटर दिया है या नहीं दिया है आप लोग देखिए 12 नंबर के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ध्यान दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा कोई नहीं, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया है कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन वर्ग मीटर है, इसलिए इसमें कोई नहीं ऑप्शन होगा, कोई नहीं, आप लोग ध्यान रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि
है। देखिए अदिश राशि आपको बताना है कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा। दाब जो है अदिश राशि है। और बहुत लोगों का आंसर भी आ गया है कमेंट में, यानी कि लाइव चैट में आंसर भी आ गया है। और ध्यान दीजिएगा, दाब क्या है, अदिश राशि है, जबकि बल, वेग और त्वरण क्या है, सदिश राशि है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए, 14 नंबर। जल्दी जल्दी से आप सभी आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किस राशि का मात्रक नहीं है। देखिए किसका मात्रक नहीं है, 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, विकृति जो है बहुत लोगों का आंसर गलत भी आया है, कुछ लोगों का सही आ रहा है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए यानी कि सी नंबर प्रश्न का, तो विकृति क्या है, विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, सही कथन का चयन करें। देखिए सही कथन का चयन करना है आप सभी के लिए, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। और भी नीचे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी लोग देख लीजिए। 2 ऑप्शन नीचे भी है और 2 ऑप्शन ऊपर भी है। तो पहले 2 ऑप्शन ऊपर का आंसर पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा कथन सही है। हाँ, बहुत लोगों का ऑप्शन ए भी आ रहा है और बहुत लोगों का ऑप्शन बी भी आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाल प्रकाश का तरंग है बैगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए आप सभी, 16 नंबर। एक परमाणु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है। देखिए धन आवेशित हिस्सा को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत लोग इस प्रश्न का आंसर गलती करेंगे। देखिए गलती आ भी रहा है, किसी का ए किसी का बी। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए कि पूछा जा रहा है प्रश्न 16 नंबर, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, तो न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए 17 नंबर प्रश्न है आप सभी का, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। देखिए ठोस को सीधा गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, इजी प्रश्न है। सबका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि ऊर्ध्वपातन एक प्रकार का प्रक्रम होता है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से, 18 नंबर पूछा जा रहा है, कॉस्मिक किरणें हैं, किस प्रकार की किरण हैं। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर को बताइए। और 18 नंबर प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। देखिए अगर इस प्रश्न के लिए सही जवाब का बात अगर हम करें तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत लोगों का आ गया है आवेशित कण। क्या होता है, आवेशित कण। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 19 नंबर, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस अक्षर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए प्रश्न साफ लिखा गया है, आप सभी को बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन से शब्द का लिए प्रयोग होता है 2G स्पेक्ट्रम। तो चलिए बहुत लोगों का आ भी रहा है आंसर और कुछ लोगों का देख लीजिए सी आ रहा है और कुछ लोगों का ए आ रहा है। तो अगर बात करें इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है जी शब्द, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का 20 नंबर, रडार का आविष्कार कौन था, यानी कि आविष्कारक कौन था, बताना है आप सभी को। तो देखिए आप सभी के लिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब बहुत लोगों का आ भी गया है और इसका सही जवाब जितने भी यानी कि स्टूडेंट ऑप्शन नंबर यानी कि ए दे रहे हैं रॉबर्ट वाटसन, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि रॉबर्ट वाटसन ने ही 1935 में पहली बार रडार का क्या किया था, यानी कि विकास किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपसे 21 नंबर, गॉड पार्टिकल है, क्या है गॉड पार्टिकल, आपको बताना है आंसर कमेंट में, जल्दी से बताइए। थोड़ा सा स्पीड को अब हम बढ़ाएंगे ताकि आपका कम समय में ज़्यादा यानी कि प्रश्न कवर हो पाए,
क्योंकि यहाँ पर 250 प्रश्न का टारगेट है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर बात किया जाए 21 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हिग्स बोसोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिग्स बोसोन। और बहुत लोगों का आंसर आ भी गया है, ठीक है ना। चलिए, जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, 22 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किस वर्ष हुआ था? आप सभी को बताना है। देखिए, अगर 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बहुत लोगों का बी आ रहा है, जिनका भी बी आ रहा है उनका सही जवाब है 1930 में। और ध्यान दीजिएगा, जो ये पुरस्कार मिला था भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में? भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न 23 नंबर, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए, अगर 23 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो बहुत लोगों का आ रहा है जवाब ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो आंसर दे रहे हैं उनका सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है 24 नंबर, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इजी प्रश्न है, आप सभी लोग आसानी से बता सकते हैं कि हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था, ठीक है। चलिए, बताइए जल्दी से। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, हवाई जहाज के आविष्कारक का अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर जिनका भी ए आ रहा है यानी कि राइट ब्रदर्स, उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 25 नंबर, 1 माइक्रोन बराबर है। देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना का आपको बताना है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 1/1000 मिमी, तो उनका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है 26 नंबर, 40 डिग्री सेल्सियस का यानी कि माप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? देखिए, आप सभी को बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल का एक फार्मूला होता है 9/5 सी प्लस कितना हो जाएगा 32। इस पे रख करके अगर सेल्सियस का मान दिया गया है यानी कि 40, तो यहाँ सेल्सियस की जगह 40 रख करके जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आएगा 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। देखिए, इसका जो प्रयोग होता है 27 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यानी कि डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, एक मिश्रण में पदार्थों को अलग करने में, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 28 नंबर, लोलक की कला अवधि किस पर निर्भर करती है? आप जल्दी से आप सभी लोग आंसर बताइए। चलिए, 28 के लिए क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा। जिनका भी बी जवाब आ रहा है कि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है उनका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? जल्दी से बताइए और कमेंट में बताइए बल का मात्रक क्या होता है? एसआई। तो चलिए, जिनका भी यानी कि 29 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिल्कुल सही है। चूंकि एफ बराबर क्या होता है? एम ए, जहाँ एम क्या है? द्रव्यमान, ए क्या है? यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न क्या है आप सभी के लिए 30 नंबर, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? देखिए, त्वरण का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा सही जवाब। तो अगर बात किया जाए त्वरण का तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, और जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए में अगर टी से गुणा कीजिएगा तो ए टी हो जाएगा बराबर भी माइनस यू। अब देखिए, यू इधर आएगा तो ए टी बराबर के यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो ई माइनस में है तो यहाँ क्या होगा? प्लस में। तो भी बराबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा u प्लस ए टी होता है त्वरण का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है
बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है। देखिए सदिश राशि कौन सी नहीं है, ऊपर ही हम लोग प्रश्न को सॉल्व किए हैं, बताना है आपको। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आयतन एक प्रकार का अदिश राशि है, बाकी विस्थापन, बल और वेग क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ गया है जवाब कमेंट में यानी कि लाइव से चैट में, उनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। देखिए 32 के लिए क्या हो जाएगा सही जवाब, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट में बताइए। तो 32 के लिए अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान, और जिनका भी द्रव्यमान आ रहा है आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। इजी प्रश्न है और 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर के बराबर होता है। इतना इजी प्रश्न देख लीजिए, पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है सही है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न की तरफ क्या बढ़ते हैं और क्या है 34 नंबर, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम कितने के बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। तो चलिए अगर 34 के लिए अगर देखें तो बहुत लोगों का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यानी कि 10⁻⁻12 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी को दिखाते हैं 35 नंबर प्रश्न, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। जल्दी से आप सभी लोग ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इसका जवाब सही क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न के लिए तो बहुत लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका सही जवाब है, चूंकि लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, यानी कि त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर आप सभी का, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है आप सभी को बताना है। तो देखिए 36 नंबर के प्रश्न के लिए सही जवाब जिनका जिनका आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ए और सी वाले गलत है। ध्यान से देख लीजिए इस प्रश्न को, बी वाले सही है, ए और सी वाले क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, रेत और नैफ्थलीन में मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए, कमेंट में जल्दी जल्दी फास्ट में आंसर बताइए, चूंकि प्रश्न ज़्यादा है। ठीक है ना, चलिए अगर बात करें 37 नंबर प्रश्न के लिए तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ऊर्ध्वपातन बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं करेंगे लोग कमेंट में। ठीक है ना, चलिए ज़्यादा प्रश्न है, अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे, क्योंकि कल 14 तारीख को आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में बैठना है, याद है ना। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। विद्युत शक्ति की इकाई, तो देखिए ऊपर ही प्रश्न बताए हुए हैं विद्युत शक्ति के बारे में, और इनका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, वाट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 39 नंबर, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए परिवर्तित करने का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 39 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा। ठीक है, चलिए जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही है। 40 नंबर प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 100 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी, बिजली का खर्च कितना होगा। तो देखिए 40 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यूनिट निकालना है ना, तो 100 में यानी कि 10 घंटा से गुणा कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और 1000 यानी कि वाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट कहाँ दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका सही जवाब। जिनका भी बी आ रहा है सही है आपका। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध
1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। देखिए 41 नंबर प्रश्न थोड़ा सा यानी कि न्यूमेरिकल प्रश्न है और इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप सभी लोग यानी कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 पर, तो इसका सही जवाब कितना आएगा तो ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों का आना भी शुरू हो गया है। यानी कि 41 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, 4.70 किलो ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। विद्युत अपघटय कौन से पदार्थ होता है तो बहुत लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है जो बिल्कुल क्या है यानी कि सही जवाब है। 42 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। शुष्क सेल का बात किया जा रहा है ना, तो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है डायनेमो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है। इजी प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो 43 के लिए अगर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो ही परिवर्तित करता है। ठीक है, यहीं पे आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए मोटर विद्युत मोटर में क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। और इस प्रश्न के लिए भी अगर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का 45 नंबर। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। आसान प्रश्न है, बता सकते हैं। जिनका भी आ रहा है बी जवाब यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है, एमीमीटर से मापा जाता है। ठीक है, चलिए 46 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। वही प्रश्न है, लैंग्वेज थोड़ा सा बदल गया है यानी कि विद्युत धारा का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी को ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। जल्दी से इसके ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखिएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, यानी कि प्रिज्म से ही रंगों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न का जवाब बताइए क्या होगा। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी। देखिए डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है यानी कि डायोप्टर होता है, पिछले सेशन में हमने बताया है। और 1 क्या होता है, एफ होता है, जहाँ पर इसका क्षमता कितना दिया है, 2 दिया गया है और एक यहाँ पर ऊपर मीटर में होता है, ये क्या हो जाएगा एफ। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यानी कि जब इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 1 में 100 से गुणा कीजिएगा तो 100 आ जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा कितना 50, एफ जो हो जाएगा यहाँ एक बच्चे का गुणा हो जाएगा तो एफ बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर। चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है। तो ध्यान दीजिएगा, आसान प्रश्न है और बहुत लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया है। जो चुंबकीय सुई है आपका जो संकेत करता है, आप सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है उत्तर दक्षिण, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उत्तर ही सही होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न को पढ़िए और जल्दी से बताइए कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। नली में कैसे पैदा किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत लोगों का जवाब ऑप्शन बी आ रहा है जो बिल्कुल क्या है, सही है। तंतु को गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 51 नंबर आप सभी का। देखिए प्रश्न को, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिली। देखिए आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था आप सभी बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आपका सही जवाब है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है ना, और इन्हें जो पुरस्कार मिला था 1921 में मिला था। कब मिला था, 1921, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 52 नंबर, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो धातु का प्रयोग किया जाता है उस धातु का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है यानी कि यूरेनियम उनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो देखिए कमरे को ठंडा किया जाता है जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, उनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है 54 नंबर, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है। तो देखिए अगर 54 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का बात करें तो ऑप्शन नंबर जिनका भी डी आ रहा है, टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है जो सुरक्षा फ्यूज में प्रयोग होता है तार। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। देखिए प्रश्न को पढ़िए आप सभी लोग, बताइए आंसर क्या होगा 55 नंबर प्रश्न के लिए। तो अगर बात किया जाए यानी कि कुचालक का, तो शीशा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिनका भी बी आ रहा है जवाब बिल्कुल सही है आप। ठीक है, तैयारी भी अच्छा है। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, अतिचालक का लक्षण बताना है। 56 नंबर प्रश्न के लिए आंसर बताइए। तो अगर बात किया जाए 56 नंबर प्रश्न के लिए सही आंसर का, तो ध्यान दीजिएगा जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, शून्य यानी कि पारगम्यता, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, यानी कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि आपके नज़रिए से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर बिल्कुल सही है, घट जाता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 58 नंबर पूछा जा रहा है कि ठंडक के दिनों में यानी कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटे और लकड़ी की गुटों को प्रातः काल छुए तो लोहे का टुकड़े ठंडा लगता है क्योंकि, सॉरी देखिए मैं प्रश्न को समझा देता हूँ। यानी कि ठंडी के दिनों में जब एक लकड़ी के टुकड़े को एक लोहे के टुकड़े को छुआ जाता है तो लोहे की टुकड़ा ठंडा लगता है, इसका कारण बताना है। अब आइए आप सभी ऑप्शन पे, प्रश्न को समझ गए होंगे। ऑप्शन देखिए क्या होगा 58 का सही जवाब। तो देखिए जिनका भी ऑप्शन नंबर अगर बी आ रहा है तो वो बिल्कुल सही है, और लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 59 नंबर, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर यानी कि खोल दिया जाए तो क्या प्रभाव दिखेगा। ऑप्शन को पढ़िए, चारों ऑप्शन आपके पास हमने लिखा है और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए जल्दी से। अगर आप सभी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं इस प्रश्न के लिए जवाब, तो बिल्कुल सही है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए कारण वाले प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा। 60 नंबर प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर यानी कि श्रृंखला अथवा दो उत्तरोत्तर एक गर्म के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिए यह जो दूरी होता है इसके बीच की दूरी को हम लोग, ध्यान दीजिएगा जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही, तरंगदैर्घ्य क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आप सभी का, देखिए 61 नंबर जो प्रश्न है आप सभी के लिए क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है, यानी कि क्या नहीं बदलता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो ऑप्शन को पढ़िए और जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इस प्रश्न के लिए जवाब बिल्कुल सही है, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस को यानी कि लेंस से बनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यह जो लेंस बनते हैं आप सभी को बताना है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस आ रहा है आंसर, उनका बिल्कुल सही है और इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन ही सही होगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है।
तो ध्यान दीजिएगा, ध्वनि का वायु में वेग जो होता है, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी 330 यानी मीटर प्रति सेकंड आ रहा है, बिल्कुल उनका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 64 नंबर। प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है, देखिए प्रकाश किरणों की अगर प्रकृति का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। प्रकाश क्या होता है, तरंग के रूप में भी होता है और कण के भी रूप में होता है। जिनका भी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न को पढ़िए, 65 नंबर। हम लोग सेशन में केवल पढ़ेंगे, बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए हैंड से एक एक प्रश्न को देख रेख में हमने यानी कि सेट किया है। ठीक है ना, तो प्रश्न में कोई डाउट तो है ही नहीं। ठीक है ना, लिखावट में कोई डाउट हो तो मतलब समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न 65 नंबर। आकाश नीला लगता है, कारण बताना है। चलिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, किस कारण से आकाश नीला लगता है आप सभी को बताना है। तो आकाश के नीले होने का कारण, जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, इसी कारण से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, देखिए पानी का घनत्व अधिकतम होता है, जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जिनका भी बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। और न्यूनतम कितना होता है, -4 डिग्री सेल्सियस। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। 67 नंबर प्रश्न है आप सभी के लिए, 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में स्केल में मान कितना होगा। ऊपर ही फार्मूला बताए हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो बहुत तेजी से, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी 122 फ़ारेनहाइट आ रहा है, उनका जवाब सही है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है 68 नंबर। वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण बताना है। तो देखिए यह जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और 68 के लिए जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यानी कि पृष्ठ तनाव, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, चलिए 69 नंबर प्रश्न को पढ़िए। सबसे ज़्यादा श्यानता होता है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर जिनका भी इस प्रश्न के लिए डी आ रहा है, शहद, उनका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप सभी से 70 नंबर है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है। देखिए महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसी आती है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। तो अगर बात करें 70 नंबर प्रश्न के लिए, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, चंद्रमा से, उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो देखिए आप सभी के लिए इजी प्रश्न है, सौर ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होता है। जिनका भी ऑप्शन नंबर यानी कि सी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आप सभी लोगों का जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग सही है बी वाले, बाकी ए सी डी वाले क्या है, गलत है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 74 नंबर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। तो देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1975 को छोड़ा गया था। और जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल क्या है, सही है, बी वाले सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 75 नंबर। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है, बताना है आप सभी को किस पर होता है। तो 75 नंबर प्रश्न के लिए अगर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए होता आ रहा है जवाब, प्लूटो पर, तो ध्यान रखिएगा यही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग बताना है आप सभी को। देखिए तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इस प्रश्न के लिए, 76 नंबर प्रश्न के लिए, तो उनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा,
3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 77 नंबर है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना समय है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी जिनका भी ऑप्शन नंबर यानी कि सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 8.5 मिनट या 500 सेकेंड भी कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है आप सभी से 79 नंबर, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है जवाब बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का 81 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। देखिए फिलामेंट के रूप में जो प्रयुक्त होता है 81 नंबर प्रश्न के लिए आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि जिनका भी डी आ रहा है टंगस्टन बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। देखिए ट्रांजिस्टर में प्रयोग होने वाला जो धातु है, अगर आप सभी लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो आसानी से इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग बता सकते हैं। और इस प्रश्न के लिए सही जवाब जिनका भी बी आ रहा है यानी कि जर्मेनियम बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए बी वाले सही है, बाकी वाले गलत है। 83 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के यानी कि अवयव है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव रहते हैं। पढ़े होंगे परमाणु के बारे में तो आप सभी लोगों को बताना है, तो ध्यान दीजिएगा 83 नंबर प्रश्न के लिए जिनका भी सी आ रहा है ऑप्शन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल आप लोग सही है। सी वाले का जवाब सही है, बाकी ए और बी वाले गलत है। ठीक है ना। साथ साथ डी वाले भी क्या है गलत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। देखिए वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार का बात किया जाए तो पिछले महीने यानी कि 76 पद के लिए जो आपका एग्जाम बिहार पुलिस मद निषेध का हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है सौर ऊर्जा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए 85 नंबर प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए परमाणु बम का सिद्धांत आप सभी को पता होगा कि नाभिकीय विखंडन, आप सभी ऑप्शन नंबर बी वाले सही है। ठीक है। जबकि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 87 नंबर, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। निम्नलिखित कूटों में अपना उत्तर चुनें। देखिए आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। कौन कौन ऑप्शन सही है आप सभी को बताना है। तो 87 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सभी लोग ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो अगर बात करें 87 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब का तो ऑप्शन नंबर वाट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, केवल ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक। चलिए 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। देखिए सबसे भारी धातु कौन सा है आप सभी को बताना है। तो यूरेनियम का नाम ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, और जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए 89 नंबर प्रश्न है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया। देखिए इनसेट 2A जो छोड़ने का काम किया गया था आप सभी को पता होना चाहिए, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 10 जुलाई 1992 वह बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है आप सभी को बताना है। तो जो तत्व नहीं है इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। गैस क्या है, तत्व नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जो जनक कहा जाता है, इजी प्रश्न है, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यानी कि लेवोजियर आप सभी लोगों का सही जवाब है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का यानी कि 92 नंबर,
एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा क्या है 20 है, तो इस तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या होगा। तो देखिए द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्लस क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन कितना दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यानी कि अब 20 दिया गया है। प्रोटॉन की संख्या को ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं, दोनों बराबर होता है। तो जिसमें से न्यूट्रॉन है आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना है 18 और न्यूट्रॉन कितना है 20, जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 38। ऑप्शन नंबर सी है जिनका भी आ रहा है सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी वाले सही है, बाकी वाले क्या है, गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है आपका, यानी कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी कि यूरेनियम क्या है, यानी कि PU यानी कि 94 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाला 242 क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान 242 में से हम लोग परमाणु क्रमांक यानी कि 94 घटा देंगे तो आपका सही जवाब कितना आएगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका सही जवाब आएगा 148। कितना आएगा, 148। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 94 नंबर प्रश्न है, फैराडे स्थिरांक है क्या है, आप सभी को बताना है। तो देखिए आप सभी ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। तो अगर बात किया जाए 94 नंबर प्रश्न का सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर डी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि सार्वभौमिक स्थिरांक। ठीक है, डी वाले सही है। 95 नंबर प्रश्न है आप सभी का, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। देखिए पीएच मान 7 जो होता है, आपको पता होगा कि ये मान लीजिए आपका पीएच स्केल और इस पे 0 से लेकर के यानी कि 14 तक अंक निर्धारित होता है। ठीक है, और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक यानी कि विद्वान ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस पीएच पर यहाँ पर होता है क्या आपका, यानी कि 7 यानी कि 7 जो होता है यह होता है उदासीन, जिसका पीएच मान यानी कि 7 होगा वह विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। और 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, 7 से अधिक वाले क्या होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर पीएच 7 है, तो उदासीन विलयन का जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 96 नंबर, पानी का पीएच कितना होता है। देखिए पानी के पीएच का मान कितना होता है आपको बताना है। तो अगर बात किया जाए पानी के पीएच मान का, तो जिनका भी ऑप्शन नंबर यानी कि बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का, देख लीजिए 92 नंबर, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और क्या है। इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 93 नंबर को भी कर लिए हैं, 94 भी कर लिए हैं, 95 कर लिए हैं, 96 भी कर लिए हैं, और आ जाते हैं 97। देखिए 97 नंबर प्रश्न है, एक घोल का पीएच 3 से 6 बताता है, यानी कि 3 से 6 बताता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बताना है। तो देखिए इसके लिए सांद्रता क्या होगा आप सभी को बताना है। तो ध्यान रखिएगा जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यानी कि 1000 गुना कम हो जाएगी, उनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए 98 नंबर प्रश्न है, ब्रोमीन होती है। देखिए ब्रोमीन होता है, आप सभी को बताना है कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा 98 नंबर प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन के संदर्भ में ऑप्शन नंबर जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी वाले सही है, लाल द्रव। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न है आपका, यानी कि बोल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, यानी कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस क्या है। तो 99 के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी को, किसे, ऑप्शन नंबर सी को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिनका भी आ रहा है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस, बिल्कुल आपका जवाब सही है। ठीक है, चलिए 100 नंबर प्रश्न है आपका, यानी कि गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है, यह परत किसका होता है आप सभी को बताना है। जी प्रश्न है, हार्ड नहीं है, पूछा हुआ प्रश्न है, और जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है जस्ता, बिल्कुल आपका जवाब क्या है, सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 101 नंबर है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट। देखिए आपको पता होना चाहिए कि यह जो डिटर्जेंट होता है सल्फोनेट का होता है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर प्रश्न है, यानी कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है क्या कहलाता है। तो देखिए 102 नंबर प्रश्न के लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिनका भी ध्यान दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन दिया गया है इसमें, हाँ ऑप्शन तो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। देखिए अगर बात किया जाए इस प्रश्न के लिए तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन यानी कि गलत दिया गया है, चूँकि ध्यान दीजिएगा पसीना में उत्सर्जित यानी कि गंधक अम्ल भी होता है, लोहा भी, जस्ता भी और मैग्नीशियम भी, यह चारों होता है। थोड़ा सा ऑप्शन इसमें क्या हो गया है, यानी कि छूट गया है। ठीक है ना, इसमें से कोई एक ऑप्शन कोई नहीं होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब आप कोई नहीं ही मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए 103 नंबर प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक रूप है। देखिए नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है, तो ध्यान दीजिएगा आपका 103 नंबर जो प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक यानी कि रूप जो हो जाएगा, जिनका भी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 104 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु। देखिए सबसे भारी धातु आपको बताना है, तो जो सबसे भारी धातु जिनका भी ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनियम आ रहा है आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, 105 नंबर, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है आप सभी को बताना है। तो जिनका भी यानी कि इस प्रश्न के लिए जिनका भी जवाब आ रहा है जल्दी से कमेंट में बताइए। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यानी कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वह क्या होता है, यानी कि लोहे के साथ साथ आपका क्या होता है, यानी कि कार्बन भी होता है, निकल भी होता है, क्रोमियम भी होता है। हमको लगता है कि इस वाले प्रश्न में भी ऑप्शन हमने यानी कि कुछ छोड़ा हुआ है। मान लीजिए ऑप्शन नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको स्टेनलेस स्टील में लोहा भी रहता है, क्रोमियम भी रहता है, तांबा भी, और क्या होता है जस्ता भी। तो इसके लिए ई ही ऑप्शन सही मान के चलिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। हमने थोड़ा सा यानी कि जल्दीबाजी में लगता है कि ऑप्शन को इधर उधर किया है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है, क्या है आपका 106 नंबर, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किस रूप में होता है। तो ध्यान दीजिएगा 106 नंबर जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप सभी का डी आ रहा है तो आप सभी बिल्कुल सही है, जिप्सन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप सभी से 107 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य सूत्र क्या है। तो देखिए आप सभी के लिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही जवाब रासायनिक सूत्र जो होता है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 108 नंबर, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। देखिए द्विबंध के द्वारा जो जुड़े परमाणु है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, और जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए 109 नंबर प्रश्न है, सिरके का रासायनिक सूत्र है। सिरके का रासायनिक सूत्र आप सभी को बताना है। तो 109 नंबर प्रश्न के लिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए आप सभी लोग कमेंट में। तो देखिए जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है यानी कि एसिटिक अम्ल, वह क्या है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 110 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। देखिए सिरके में उपस्थित होता है आपका एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। कार के बैटरी में जो अम्ल प्रयोग होता है आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिनका भी ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है यानी कि डी आ रहा है उनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 112 नंबर, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस का नाम बताना है।
देखिए आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, उसमें जो खोलते हैं गैस निकलता है, आपको बताना है कि वह कौन सी गैस है। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका भी ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, बिल्कुल आपका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 113 नंबर, खनिज यानी कि मिनरल्स क्या है, तो खनिज क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए अगर बात किया जाए खनिज के बारे में, तो आप लोग को पता होगा खनिज अकार्बनिक ठोस है, और जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उनका सही जवाब भी बी ही होगा। ठीक है, चलिए 114 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। देखिए जो विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था आप सभी को पता होना चाहिए। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लूटोनियम, जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल आपका क्या है, सही जवाब है। ठीक है, और यह घटना 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक यानी कि बम नागासाकी यानी कि जापान में क्या किया था, गिराया गया था। जापान में गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 115 नंबर, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। देखिए बैटरी भी चार्ज कम है लगता है, यानी कि क्लास पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, फास्ट थोड़ा सा करते हैं लो। और इस प्रश्न के लिए सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, 115 नंबर प्रश्न का सही जवाब जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर प्राकृतिक तत्व। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न साफ नहीं दिख रहा है क्या, देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न साफ नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न आगे क्या है, और प्रश्न है ना, बहुत सारे अभी प्रश्न हैं। साफ दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा, लगता है पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा कोई ना कोई डाउट हो गया है। ठीक है, प्रश्न साफ लिखा गया है। चलिए जो प्रश्न साफ दिखाई दे रहे हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 128 नंबर प्रश्न से देखिए, यह साफ है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। क्या होता है घरेलू ईंधन के रूप में जो मुख्यतः एलपीजी में होता है, आप सभी को बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से कमेंट में आप सभी लोग बताइए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं जिनका भी यानी कि घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी जो होता है, पेट्रोलियम यानी कि तरलकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैस का एक क्या है, ज्वलनशील मिश्रण है, आप सभी को पता होना चाहिए। और यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन का क्या होता है, मिश्रण होता है, जो ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है, यानी कि प्रोपेन तथा ब्यूटेन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग देखिए घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है तो मीथेन होता है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, यानी कि 129 नंबर, ग्रीन हाउस गैसें में मुख्यतः घटक होता है। तो देखिए इसमें जो मुख्यतः घटक होता है आप सभी को बताना है। इस प्रश्न के लिए सही जवाब तो ध्यान दीजिएगा, जिनका भी क्या हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है कौन से यानी कि प्रभाव डालती है। तो देखिए ग्रीन हाउस जो गैस है आप सभी को पता होना चाहिए, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये क्या होती है, दोनों प्रभाव डालती है। क्या डालती है, दोनों प्रभाव डालती है, जबकि मीथेन का कोई संबंध ही नहीं है। तो देखिए घटक होता है पूछा गया है, तो यानी कि कार्बन और क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, यह दोनों हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 131 नंबर, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, यानी कि इसके अधूरे जलने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, उनका बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल क्या है, सही जवाब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 132 नंबर, साबुन ग्रीज को हटाता है, साबुन ग्रीज को हटाता है। तो 132 के लिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर आपका सी आ रहा है तो आप बिल्कुल सही है, सी वाले क्या है, बिल्कुल सही है, पायसीकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए 133 नंबर प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, प्रश्न को पढ़िए और आपको मिलान करना है। ठीक है, और मिलान करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जैसे आप लोग इसको पढ़ लिए होंगे, अब हम ऑप्शन पे ले चलते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो कूट इधर है और इसका लेक्चर इधर है, तो आप सभी पहले मिला लीजिए,
तो अगर मैं बात करूँ इस प्रश्न के लिए तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न के लिए आपका जो सही जवाब हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा, यानी कि ए का क्या होगा, 3 होगा। ए का क्या होगा, यानी कि एस्पर्टम जो होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, एक प्रकार का प्राकृतिक यानी कि कृत्रिम मधुरक हो जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाएगा यानी कि बी का, तो बी है यानी कि फ्रेयन। अब फ्रेयन का क्या हो जाएगा, यानी कि प्रशीतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रशीतक हो जाएगा, ठीक है। और नियोप्रीन का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी जो हो जाएगा नियोप्रीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि संश्लेषित रबड़ हो जाएगा। बाकी बचा यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, 2। तो ये देखिए 4 डी के लिए क्या हो जाएगा, 2। तो आप लोग मिला लीजिए और यहाँ आ जाइए अब आप ऑप्शन पे। तो ऑप्शन जब देखिएगा तो सी हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए 134 नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। देखिए अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो होता है, 134 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर जिनका भी सी आ रहा है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, उनका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 135 नंबर है। अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा होती है आपको बताना है। तो देखिए अम्ल वर्षा जो होती है आपके लिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान देना होगा आप सभी को, जिनका भी यानी कि ध्यान दीजिए, यह जो वर्षा होता है कारखानों से जो धुआं निकलता है उससे भी होता है, पेट्रोल से भी, कोयला जलने से भी, लकड़ी जलने से भी। तो यह सभी इसका कारण है, सभी क्या है, इसका कारण है। तो ऑप्शन इसका भी थोड़ा सा यानी कि डिसमैच हुआ है इधर उधर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह चारों के द्वारा अम्ल वर्षा का कारण होता है, ठीक है। अम्ल वर्षा का कारण बनता है इसका धुआं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 136, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो अगर आपका सही जवाब ऑप्शन बी आ रहा है तो बिल्कुल आप सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका 137 नंबर। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी कि वही जो आपको अगले आगे यानी कि जो आपके 136 नंबर प्रश्न था, कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस बर्फ या शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में तो हम लोग का टारगेट था 250 प्रश्न, जिसमें से 137 प्रश्न ही हो पाएगा, चूँकि अब फ़ोन का बैटरी चार्ज नहीं है और यहाँ लाइट का बहुत बड़ी समस्या है। और अगर बैटरी 5% चार्ज है, अगर क्या हुआ कि अगर बैठ जाएगा फ़ोन तो आपका यानी कि वीडियो रिकॉर्ड जो हो रहा है यानी कि यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो पाएगा, समझें। और जो भी प्रश्न इसमें बच रहे हैं हम लोग आगे के यानी कि पार्ट 2 मैराथन के क्लासों में हम लोग कवर कर लेंगे, यानी कि इसमें हम लोग 137 प्रश्न कवर कर लिए। और जो पार्ट 2 यानी कि आपका यानी कि 1:05 पर आपका यानी कि पार्ट 2 का मैराथन हम चला देंगे, ठीक है ना। और 1:05 आप सभी लोग टाइम ध्यान रखिएगा, 1:05 PM 1:05 पर आपका इसका पार्ट 2 मैराथन चलेगा, जिसमें हम लोग 137 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने भी लोग इस सेशन से जुड़े थे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए और आप कमेंट में बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए हैंड से एक एक प्रश्न को हमने लिखा है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, चूँकि बैटरी चार्ज फ़ोन नहीं होने की वजह से हम सेशन को यहीं पर स्थगित करते हैं। लेकिन अपना आगे के जितना भी प्रश्न छोड़े हुए हैं कुछ और एक्स्ट्रा प्रश्न को ऐड करके भी हम यानी कि आपको टोटल प्रश्न सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और जय हिंद जय भारत।